तो मैं जब भी आपसे बात करूंगा, आज हमारा जो टॉपिक है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और चेंज इन डिमांड, इसके दो पार्ट हैं, मोमेंट अलोंग डिमांड कर एंड शिफ्ट इन डिमांड। ठीक है, तो आपको ये जो चीज़ है ना, ये तब समझ आएगी जब आप नीचे का इस पूरा चीज़ समझ लो। तो वेरी फर्स्ट विल बिगिन विथ व्हाट, वेरी फर्स्ट विल बिगिन विथ मोमेंट अलोंग डिमांड कर। व्हाट इज मोमेंट अलोंग डिमांड कर, है ना? व्हेन द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी चेंजेस, when the demand of a commodity changes, triangle means change, because of change in price of the commodity in its own price. So whenever there is a change in the demand of a commodity because of change in its own price, उसी कमोडिटी के प्राइस में चेंज होने की वजह से अगर डिमांड चेंज होती है तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मोमेंट अलोंग डिमांड कर्व। ये जरा जरूरी है इस चीज को फोकस करना कि सर यहाँ पे डिमांड में चेंज क्यों होगा, डिमांड में चेंज होगा उसके खुद के प्राइजेस में चेंज होने की वजह से। अगर खुद के प्राइजेस में चेंज होने की वजह से डिमांड में चेंज हो रहा है तभी उसको क्या कहेंगे, तभी उसको कहेंगे मोमेंट अराउंड डिमांड कर्व, अदरवाइज हम उसको मोमेंट अराउंड डिमांड कर्व नहीं कहेंगे। ठीक है, होपफुली क्लियर है। कहोगे सर आपने लिखा अदर थिंग रिमेनिंग द सेम, तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ अदर थिंग रिमेनिंग द सेम? मैं तुमको समझाता हूँ। यू नो देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। dx इज इक्वल टू फंक्शन रिलेशनशिप ऑफ px, कमोडिटी को खुद के प्राइस, pr y t d e। ठीक है, तो जब हम मोमेंट की बात करते हैं तो कमोडिटी की डिमांड में सिर्फ और सिर्फ कमोडिटी के खुद के प्राइसेस से क्या करें, असर डालें, और बाकी ये जो फैक्टर्स ये क्या हो, ये कांस्टेंट रहें, इनमें चेंज ना हो, इनमें चेंज ना हो। क्योंकि अगर इनमें भी चेंज होता है तो हो सकता है कि प्राइस में चेंज होने से डिमांड में चेंज ना हो या अपोजिट चेंज हो जाए, माइट बी पॉसिबल। इसलिए मैंने यहाँ पे फ्रेज लिखा अदर थिंग रिमेनिंग द सेम। मैं अभी अदर थिंग रिमेनिंग द सेम को और डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले मैं एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन क्या से बात कर लूँ। कॉन्ट्रैक्शन क्या कहता है, डिमांड का कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट होता था सिकुड़ जाना, घटना। तो कॉन्ट्रैक्शन और डिमांड मतलब प्राइस में चेंज, डिमांड क्या हमारी घट जाए। ऐसा क्या हो जाए डिमांड घट जाए हमारी, जो कमोडिटी एक्स की डिमांड है, जो कमोडिटी एक्स की डिमांड है वो क्या हो जाए, वो घट जाए। ऐसा क्या हो जाए, प्राइस में चेंज हो, डिमांड घटती है और डिमांड घट जाए, ऐसा क्या चेंज हो प्राइस में, तुम बताओ। जो कमोडिटी का एक्स का प्राइस है वो अगर क्या कर जाए, वो इंक्रीज कर जाए, तो डिमांड हमारी क्या होगी, तभी हमारी एज पर द लॉ ऑफ डिमांड यू नो दैट देयर इज प्रेजेंस ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। तो अगर कमोडिटी के प्राइसेस जो वो इंक्रीज कर जाए तभी क्या होगी, कमोडिटी डिमांड डिक्रीज करेगी। और जब ऐसा होगा ना कि कमोडिटी एक्स की डिमांड घट रही है उसके खुद के प्राइसेस में इंक्रीज होने की वजह से, तो दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। डिमांड का कॉन्ट्रैक्ट होना, कॉन्ट्रैक्ट मीन घटना। कब घटेगी, जब उसके खुद के प्राइसेस इंक्रीज करेंगे। जब उसके खुद के प्राइसेस इंक्रीज करें और इसकी वजह से उसकी डिमांड क्या हो, डिक्रीज करने लग जाए, तो दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। होपफुली मेरी बात समझ आ गई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, यू गेटिंग इट? Now the question arises, sir, what is extension of demand? Extension of demand क्या है? एक्सटेंशन नाम पे फोकस बता रहा है, डिमांड का एक्सटेंड होना, बढ़ना। अब सर डिमांड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ब्लैक पेन से लिखता हूँ, दिखेगा। डिमांड जो कमोडिटी एक्स की है वो कब एक्सटेंड होगी, वो कब इंक्रीज होगी, क्या कर दे प्राइस के साथ। तो तुम समझ गए सर, कमोडिटी एक्स के प्राइसेस अगर क्या हो जाए, अगर डिक्रीज कर जाए, अगर कमोडिटी के प्राइसेस क्या हो जाए, वो डिक्रीज करना शुरू कर जाए, तो डिमांड हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज करना शुरू कर देगी। और जब ऐसा होगा तो उसको क्या कह देंगे, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कह देंगे। जब हमारी डिमांड क्या होगी, घटने लग जाएगी कमोडिटी के प्राइसेस में इंक्रीज होने की वजह से, तो उसको क्या कह देंगे, उसको हम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कह देंगे। मेरी बात समझ आ रही है? होपफुली यूर अंडरस्टैंडिंग एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। इन द एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और इन द कॉन्ट्रैक्शन डिमांड, यहाँ मैं इन दोनों के ऊपर की बात करूँ मोमेंट की, तो मोमेंट में सर डिमांड के चेंज होने में कौन रोल प्ले कर रहा है, तो यू विल से कि सर डिमांड के चेंज होने में सिर्फ एक चीज रोल प्ले कर रहा है, वो कमोडिटी का क्या है, प्राइस है। प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड घट रही है, प्राइस घट रहा है डिमांड क्या कर रही है, बढ़ रही है। होपफुली क्लियर है, वीडियो समझ आ रही है? तो नाउ यू कैन इजीली डिफाइन मोमेंट अलोंग डिमांड कर, है ना। अदर थिंग रिमेनिंग द सेम, मैं भी इस पर और प्रकाश डालूंगा, लेकिन अभी जब मोमेंट अलोंग डिमांड कर को डिफाइन करना, तो कैसे डिफाइन करोगे, आप कहोगे अदर थिंग रिमेनिंग द सेम बिकॉज ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, चेंज इन डिमांड, और because of change demand of commodity changes because of change in its own price is known as moment along demand curve। ध्यान देखो, हाउ टू डिफाइन मोमेंट along demand curve। मोमेंट में हम दोनों की बात करेंगे ना, एक्सटेंशन की भी और कॉन्ट्रैक्शन की, हम दोनों की बात कर लेंगे। तो तुम डिफाइन मोमेंट along demand curve, व्हाट यू विल से, यू विल से अदर थिंग रिमेनिंग द सेम व्हेन द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी चेंजेस, चेंजेस मतलब इंक्रीज डिक्रीज दोनों,
When the demand for a commodity changes because of change in its own price is known as what? Is known as movement along demand curve. जब कमोडिटी के सर डिमांड में चेंज होता है उसके खुद के प्राइस में चेंज होने की वजह से, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मूवमेंट अलॉन्ग डिमांड कर्व। मैंने चेंज की बात की, मैंने इंक्रीज और डिक्रीज की बात नहीं की। क्योंकि मैंने चेंज की बात की तो क्योंकि ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट है इसमें दोनों इंक्लूड हो गया। चेंज मतलब इंक्रीज भी हो सकता है और चेंज मतलब डिक्रीज भी हो सकता है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द कॉन्ट्रैक्शनल डिमांड तो होपफुली यू आराम से डिफाइन कर सकते हो। अदर थिंग रिमेनिंग द सेम, जो बात वहां पे लगी थी वो बात यहाँ पे, अदर थिंग रिमेनिंग द सेम when the demand of a commodity decreases because of increase in its own price is known as what? Contraction of demand. Now you can also define extension of demand. How to define? With other thing remaining the same. Sir, increase in the demand of a commodity because of decrease in its own price is known as what? Is known as extension of demand. Other thing remaining the same. जब commodity की demand क्या होती है? Increase करती है उसके खुद के price में decrease होने की वजह से। अब तुम कहोगे सर आप बार बार अदर थिंग रिमेनिंग द सेम क्यों बोल रहे हो? मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सर डिमांड में देखो, मोमेंट के केस में डिमांड का रिलेशन किससे डायरेक्ट है? सिर्फ उसकी कमोडिटी के खुद के प्राइसेस से। हमको ये मानना पड़ता था कि बाकी सारे के सारे जो फैक्टर्स वो क्या है? वो चेंज नहीं हो रहे, वो कांस्टेंट है, जैसे पहले थे वैसे लॉ की स्टडी करते समय बने रहे, उनमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। हो सकता है अगर अदर फैक्टर चेंज हो तो सर ये रिलेशन सही साबित ना हो पाए। जैसे आज प्राइस बढ़ रहे हैं, मैं तुमको एक केस दिखा सकता हूँ, एक केस स्टडी करो मेरे साथ जहाँ पे कमोडिटी के प्राइस बढ़ने से उसकी डिमांड बढ़ने लग जाएगी। मैंने तो कहा प्राइस बढ़ने से डिमांड घटेगी, लेकिन मैं कह रहा हूँ एक केस स्टडी मैं तुमसे डिस्कस करता हूँ जहाँ पे कमोडिटी के प्राइस बढ़ने से उसकी डिमांड क्या होगी? बढ़ती जाएगी। ठीक है, कब? जब अदर फैक्टर एक हमारा क्या है वो कांस्टेंट नहीं है, एक्सपेक्टेड चेंज इन प्राइस। जैसे सेम इज द केस ऑफ द गोल्ड नाउ इट इज। आज गोल्ड के प्राइसेस क्या है? ज़्यादा है और उसकी डिमांड भी क्या है? काफ़ी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि हर कंज्यूमर का आज की डेट में मार्केट में एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में गोल्ड के प्राइसेस क्या होंगे? और ज़्यादा इंक्रीज करेंगे। तो हम इसीलिए आज ज़्यादा दाम पे ज़्यादा गोल्ड खरीद ले रहे हैं, क्योंकि मुझे उम्मीद क्या है कि फ्यूचर में गोल्ड के प्राइस, अभी दीपावली आने वाली है, मुझे उम्मीद है, ठीक है, कि आज हम ज़्यादा दाम पे क्या करें? ज़्यादा गोल्ड खरीद लें। 50-55 चल रहा गोल्ड, हम 50 पे क्या कर रहे हैं? गोल्ड को खरीद रहे हैं, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि दीपावली के आने तक गोल्ड 70 से 75 हज़ार रुपये हो जाएगा। तो क्योंकि मुझे लगता है कि फ्यूचर में गोल्ड और महंगा हो जाएगा, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ? इसलिए मैं आज ज़्यादा दाम पे ज़्यादा गोल्ड परचेज कर ले रहा हूँ। तो मेरा सर लॉ डिमांड ही फेल कर गया ना, प्राइस ज़्यादा डिमांड भी ज़्यादा हो रही है। क्यों? क्योंकि ये जो अदर फैक्टर थे ये कांस्टेंट नहीं है। इसीलिए सर इसकी स्टडी सही साबित हमेशा होती रहे, इसलिए हमारे हर बार क्या करेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे अदर थिंग रिमेनिंग द सेम। आइदर यू आर टॉकिंग अबाउट द मूवमेंट अराउंड डिमांड कर, और यू आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, और यू आर टॉकिंग अबाउट द एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। आज जब भी इन सब चीज़ों की बात करेंगे, इनकी बात करेंगे, तो आप पहले शुरुआत करने से क्या लिखेंगे? अदर थिंग रिमेनिंग द सेम। जिसका मतलब क्या है कि प्राइस को छोड़ के, कमोडिटी के खुद के प्राइस को छोड़ के बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं, हम ये जूम करते हैं कि बाकी सारे फैक्टर्स क्या हैं? कांस्टेंट हैं। कांस्टेंट का मतलब सर वो जैसे पहले थे वैसे आज भी बने हुए हैं, उन अदर फैक्टर्स में कोई चेंज हो रहा नहीं है। क्योंकि अगर अदर फैक्टर में चेंज होगा तो हो सकता है अदर फैक्टर में चेंज होने की वजह से सर प्राइस और डिमांड का जो रिलेशनशिप वो सही साबित ना हो पाए। होपफुली मेरे पास क्लियर आ सबको यहाँ तक, है ना? आफ्टर राइटिंग द कॉन्ट्रैक्शन और डिमांड, जो तुमने इसकी डेफिनेशन लिख ली कॉन्ट्रैक्शन की, अब नीचे क्या करेंगे? एक शेड्यूल बनाएंगे और एक ग्राफ बनाएंगे। शेड्यूल देखो, कॉन्ट्रैक्शन का शेड्यूल बनाना तो बड़ा आसान सा है ना। कैसे? सर कमोडिटी के प्राइसेस और कमोडिटी की डिमांड। अगर मुझे कॉन्ट्रैक्शन शो करना तो मैं क्या करूंगा? मैं कमोडिटी के प्राइसेस को लगातार इंक्रीज कराऊंगा 10 से 20, और डिमांड मान लो कि पहले 100 थी तो प्राइस जैसे बढ़ के डिमांड क्या हो जाएगी? घट जाएगी। 100 से घट गई कितनी? 50। तो कुछ भी कर सकते हो, 100 से कम कोई भी नंबर रख सकते हो, मैंने 50 रख लिया है। ठीक है, तो ये जो शेड्यूल मैंने बनाया है जहाँ पे मैंने प्राइस और डिमांड के रिलेशनशिप को शो किया है टेबल के थ्रू, ये डिमांड शेड्यूल है मेरा, जो कि क्या इंडिकेट कर रहा है इस बार? कॉन्ट्रैक्शन और डिमांड को, है ना? इंडिकेट कर रहा है। हम इसको ग्राफिकली भी शो कर सकते हैं। अगर मैं ग्राफ बना दूं यहाँ पे, तो सी ओरिजिन और our y axis, दिस इज आवर x एक्सिस। ठीक है, अब देखो मैंने इक्वी मार्जिन डिस्टेंस में क्या किया? 10, 20, 30। आप यहाँ पे लिख देना प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स। नीचे 50, 100, 200, 250, 50, 100, 150, 200। अब नीचे यहाँ क्या लिखोगे? एक्स एक्सेस पे यहाँ तो लिखोगे नीचे डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स। वाई एक्सेस मैंने क्या शो किया? ऑन वाई एक्सेस आई एम शोइंग प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स। अब यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं, इसलिए मैंने नहीं लिखा, तुम लिख लेना।
वाई एक्स मैंने क्या शो किया, प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, और एक्स पे मैंने क्या शो किया, डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स। ठीक है, अब तुम ध्यान से देखो, व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज 10, द डिमांड फॉर द कमोडिटी इज 100, 10 के सामने और 100 के जस्ट ऊपर मैंने एक डॉट लगा दिया और मैंने पॉइंट को क्या कर लिया, एडजॉइन कर लिया। लाइन सीधी नहीं आ रही, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ सीधी नहीं आ जाएगी, ये देखो। ठीक है, तो दिस इज वन पॉइंट। अगेन विद द इंक्रीज इन द प्राइस फ्रॉम 10 to 20, डिमांड डिक्रीजेस फ्रॉम 100 to 50, डिमांड क्या हुआ, 100 से 50 हो गई, तो 20 के सामने 50 के जस्ट ऊपर मैंने एक डॉट और लगा लिया। है ना, दिस इज द पॉइंट। तो दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, मैंने डिमांड कर बनाया। अब यहाँ पर तुम देखो जो डिमांड करवा रहा है वो कैसा है, वो अपवर्ड स्लोपिंग ना, हम पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर प्रोसीड कर रहे हैं। ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्शन के केस में हमेशा यही होगा, कॉन्ट्रैक्शन के केस में हमेशा क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा और प्राइस के बढ़ने डिमांड हमारी क्या होगी, घटेगी, और जब प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगी तो हम ऊपर की ओर शिफ्ट करेंगे पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर हमेशा। इसीलिए कई बार कॉन्ट्रैक्शन और डिमांड को हम एक दूसरा नाम देते हैं, दैट इज नोन एज अपवर्ड स्लोपिंग, अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। मैंने तुमको रटाया नहीं, बिल्कुल मैंने तुमको कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि व्हेनेवर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन और डिमांड, अगर आप कॉन्ट्रैक्शन और डिमांड को ग्राफिकली प्रेजेंट करेंगे तो डिमांड कर्व हमेशा ऊपर की ओर भागता हुआ होगा, हम ए से बी पॉइंट बी की ओर प्रोसीड करेंगे जो कि ऊपर हमेशा होगा, हमेशा। क्यों ऊपर होगा, क्योंकि तुम देखो प्राइस जब बढ़ेगा डिमांड घटेगी, जब डिमांड घटेगी प्राइस बढ़ेगा तो हम पॉइंट हमारा क्या होगा, ए से बी ऊपर ही जाएगा ना। तो जब हम ऊपर की ओर प्रोसीड करेंगे तो हमारा कॉन्ट्रैक्शन डिमांड कर्व हमेशा कैसा होगा, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा। इसलिए हम कॉन्ट्रैक्शन डिमांड को कई बार क्या कहते हैं, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व भी कह देते हैं। ठीक है, होपफुली क्लियर। आफ्टर एक्सटेंशन की डेफिनेशन के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी इसकी तरह एक शेड्यूल ग्राफ बनाएंगे। चलो वो शेड्यूल ग्राफ यहाँ बनाते हैं। तो पहले शेड्यूल शुरू करते हैं, प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स एंड डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स। बेसिक कंडीशन हमेशा क्या रखेंगे, 10 पे 100। ऐसा करोगे तो शेड्यूल बनाना थोड़ा सा आसान हो जाता है। अब देखो सर, डिमांड को बढ़ाना है, डिमांड 100 से 200 कब हो जाएगी, जब प्राइस हमारा क्या होगा, 10 से घट के क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आप कुछ भी कर सकते हो, प्राइस में कोई भी हमेशा क्या करना है, सिर्फ प्राइस को घटाना है, डिमांड को बढ़ाना है। ये शेड्यूल किसका हो जाएगा, हमारा एक्सटेंशन का हो जाएगा। ठीक है, मैंने नंबर इस तरह से ऐसा इसलिए रखे ताकि इसका प्रेजेंटेशन ग्राफ पे थोड़ा सा आसान हो जाता है। देखो यहाँ पे प्रेजेंटेशन थोड़ा सा आसान हो गया। अगर उल्टे सीधे नंबर रखोगे, मान लो प्राइस में तुम कह रहे हो 7 कर दो, डिमांड बढ़ा के क्या कर दो 500 कर लो, तो उसको जब ग्राफ पे प्रेजेंट करना होगा तो दिक्कत आनी शुरू होती है। ठीक है, इसीलिए मैंने हमेशा बेसिक जो फिगर अपना 10 पे 100 वाला रखा है और आगे चीज अकॉर्डिंग करता चला जाता हूँ। तो नाउ इफ यू प्लॉट दिस ऑन अ ग्राफ, अगर आप इसको ग्राफ पे प्लॉट करोगे ना इस रिलेशनशिप को, तो सी मैंने यहाँ पे एक ग्राफ बनाया, दिस वन इज ओरिजिन y एक्सिस, दिस इज आवर x एक्सिस, थोड़ा लाइन स्ट्रेट नहीं बनी है, दिस इज आवर x एक्सिस, है ना। यहाँ पे हम क्या शो करेंगे, डिमांड फॉर कमोडिटी x, और y एक्सिस का क्या शो करेंगे, प्राइस फॉर कमोडिटी x। ठीक है, अब मैंने प्राइस इक्विवेलेंट डिस्टेंस पे 5-5 का गैप दे दिया, 5, 10, 15। y एक्सिस मैंने बराबर वाला गैप दे दिया, 50, 100, 150, 200। ठीक है, 250 भी कर लो, तो 50, 100, 150, 200, 250 कर लो, अच्छा माना जाता है, एक नंबर आगे बढ़ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जब इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो व्हेन द प्राइसेस आर 10 द डिमांड इज 100, तो 10 के सामने और 100 के जस्ट ऊपर या मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। लाइन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, तुम स्केल से करोगे अपनी कॉपी पे तो नहीं होगा। ठीक है, तो हमको पॉइंट ए मिल गया। अगेन फिर 5 पे डिमांड कितनी होगी, 200 हो गई, मतलब 5 के सामने और 200 के जस्ट ऊपर ए ये मैंने एक पॉइंट लगा दिया। ठीक है, दिस इज पॉइंट बी। अगेन वी आर गेटिंग द सेम डिमांड कर्व, हमको फिर से वैसा डिमांड कर्व मिल रहा है जैसा हमको कॉन्ट्रैक्शन के केस में मिला था। देखो ए या हमको फिर से वही डिमांड कर्व मिल गया ना, लेकिन इस बार देखो हम यहाँ पे क्या था, अपवर्ड मूव कर रहे थे पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर, और पॉइंट ए से पॉइंट बी ऊपर जा रहा था ना।
इसमें हम क्या कर रहे हैं, वी आर मूविंग डाउनवर्ड, ए से बी की ओर हम कैसे जा रहे हैं, डाउनवर्ड जा रहे हैं ना डाउनवर्ड। दिस रीजन ऑलवेज दिस विल हैपन कि जब जब क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड के बढ़ने से प्राइस घटेगा। सर इधर देखो प्राइस घट रहा है, इधर डिमांड बढ़ रही है, तुम क्या होगा, नीचे की ओर शिफ्ट करेंगे, है ना। और उसी को तुम क्या कह देते हो, एक्सटेंशन डिमांड कह देते हो। और हमेशा एक्सटेंशन डिमांड के केस में डिमांड कर का मूवमेंट कैसा होगा, डिमांड कर का मूवमेंट होगा डाउनवर्ड। इसीलिए हम कई बार एक्सटेंशन और डिमांड कर को क्या कहते हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, है ना। हम एक्सटेंशन डिमांड को क्या कहते हैं, दूसरा नाम उसका क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। ठीक है, तो होपफुली आपको ये भी क्लियर है, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है होपफुली। नाउ हाउ टू डिफाइन शिफ्ट इन डिमांड, तो तुमने ये देख लिया तो तुम बड़े आराम से बता सकते हो। सो व्हेन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी चेंजेस बिकॉज ऑफ चेंज इन अदर फैक्टर रेदर देन प्राइस। जैसे तुमने यहाँ पे बोला था कि अदर थिंग रिमेनिंग द सेम, तो शिफ्ट की बात करोगे तो क्या लिख सकते हो, तुम बड़े आराम से कह सकते हो सर ब्रैकेट के अंदर प्राइस रिमेनिंग द सेम, बड़े आराम से कह सकते हो, है ना। प्राइस रिमेनिंग द सेम, प्राइस कांस्टेंट बना रहा है, जैसे पहले तो वैसे बना रहा है, प्राइस में कोई चेंज ना हो। और कमोडिटी डिमांड क्यों चेंज हो रही है, सर कमोडिटी डिमांड अगर चेंज हो रही है अदर फैक्टर में चेंज होने की वजह से, अदर फैक्टर क्या, PRYTD और भी बहुत से हो सकते हैं, अदर फैक्टर में चेंज होने की वजह से उसको क्या कह देंगे, उसको कह देंगे शिफ्ट इन डिमांड। होपफुली क्लियर है, ठीक है। तुम ध्यान से देखो, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की बात करें अगर, तो तुम जानते हो रिलेटेड गुड्स में क्या क्या आता है, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। तो हमको इंडिविजुअली वन बाय वन इनके रिलेशनशिप को इसके साथ देखना होगा। सब्स्टिट्यूट की बात करें तो सब्स्टिट्यूट के प्राइस में क्या हो जाए, सर अगर सब्स्टिट्यूट के प्राइस हमारे जो हैं, ठीक है, मान लो हमारी कमोडिटी एक्स या पेप्सी है ना, कमोडिटी एक्स का नाम क्या है, पेप्सी, तो सब्स्टिट्यूट हमारा क्या हो जाएगा, कोक हो जाएगा। तो अब सब्स्टिट्यूट के प्राइस की बात करें तो अगर कोक के प्राइस बढ़ते हैं तो पेप्सी की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। ये अदर फैक्टर हो गया ना। हमारा जो कमोडिटी एक्स वो क्या है, पेप्सी है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट के प्राइस में कैसा चेंज हो जाए, सब्स्टिट्यूट के प्राइस बढ़ने लग जाए तो सर हमारे कोक पेप्सी की डिमांड क्या होगी, वो भी इंक्रीज करना शुरू कर देगी। और ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, हमारे इंक्रीज इन डिमांड का। कॉम्प्लीमेंट्री की बात करें, ठीक है, तो मान लो इस बार कॉम्प्लीमेंट्री को स्टडी करने के लिए हमारी जो कमोडिटी है उसको हम रख देते हैं क्या, कोई भी रख लो, पेन या पेट, हम कार रख लेते हैं, कार। और हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या हो जाएगा था, पेट्रोल, है कि नहीं। अगर कमोडिटी एक्स इस बार हमारी कार है तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, पेट्रोल हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री याद है ना, व्हेन टू गुड्स आर जॉइंटली रिक्वायर्ड फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर वांट, किसी एक पर्टिकुलर वांट को सेटिस्फाई करने के जब दो गुड्स एक साथ डिमांड किए जाते हैं तो उनको ऐसे गुड्स को क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं। जैसे कार एंड पेट्रोल आर द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, है ना। तो अगर पेट्रोल और कार की बात करें तो पेट्रोल के प्राइस डिक्रीज होंगे तो कार की डिमांड क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, है कि नहीं। तो ये कैसा चेंज हो गया, इंडिविजुअली देखो सर, व्हेन बिकॉज ऑफ चेंज इन अदर फैक्टर द डिमांड इंक्रीजेस, डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स इंक्रीजेस, अदर फैक्टर में चेंज होने की वजह से कैसा चेंज, फेवरेबल चेंज, कोक के प्राइस बढ़ गए, हमारी कमोडिटी डिमांड बढ़ गई। सब कॉम्प्लीमेंट्री के कैसे, पेट्रोल के प्राइस घट गए तो हमारी कमोडिटी डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जब अदर फैक्टर में चेंज होने की वजह से सर हमारे कमोडिटी डिमांड क्या होती है, इंक्रीज करती है, तो इज नोन एज व्हाट, इंक्रीज इन डिमांड। कंज्यूमर की इनकम बात करें तो कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होने से, ठीक है, हमारा अगर एक्स कमोडिटी के नॉर्मल गुड्स है तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कंज्यूमर की इनकम बढ़ी, इसकी परचेजिंग पावर बढ़ गई, उसकी परचेजिंग पावर बढ़ गई तो क्या करेगा, कमोडिटी एक्स की और ज़्यादा यूनिट्स को कंज्यूम करेगा तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कंज्यूमर को टेस्ट बहुत अच्छा लगने लग गया तो कमोडिटी की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मैंने उम्मीद कर ली कि फ्यूचर में जो एक्सपेक्टेड चेंज है वो क्या है, वो इंक्रीज करेगा तो करंट डिमांड भी क्या हो जाएगा, हमारी इंक्रीज कर जाएगी। तो when there is change in other factor and because of such change in other factor the demand for commodity increases, that is known as what, that is known as increase in demand। हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको increase in demand कह देते हैं। और जब अदर फैक्टर में चेंज होने की वजह से हमारे कमोडिटी डिमांड क्या हो जाए, डिक्रीज होने लग जाए तो उसको हम क्या करेंगे, उसको डिक्रीज इन डिमांड कह देंगे। लेकिन तुमने देखा इन सारी चीज़ों में इंक्रीज और डिक्रीज के केस में हमारे जो कमोडिटी के प्राइसेस वो क्या थे, वो कांस्टेंट बने हुए थे। सी इफ यू शो इट इन द ग्राफ, इंक्रीज के केस में तुम ज़्यादा ध्यान से देखो, है ना। अगर तुमसे बात करूं इंक्रीज के केस में तो कमोडिटी के प्राइसेस में कोई चेंज नहीं, हम यहाँ पे क्या शो कर रहे हैं, वाई एक्सेस की अगर तुमसे बात करूं, है ना, वाई एक्सेस में क्या शो कर रहे हैं, हम शो कर रहे हैं प्राइस, दिस वन इज ओरिजिन। यहाँ पे कह रहे हैं डिमांड फॉर कमोडिटी
एक्स, दिस इज आवर एक्स एक्सिस, है ना। तो नो सी कमोडिटी के प्राइसेस क्या, दिस इज और दिस इज प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स। यू नो डिमांड कर्व इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग। डिमांड कर्व हमारी कैसे होती है, हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हमेशा नॉर्मल डिमांड कर्व क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा। तुमने अभी तक जितने डिमांड कर्व बनाए तुमने समय देखा कि वो हमेशा कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। अगर डिमांड इंक्रीज करेगी तो हम क्या करेंगे, प्राइस में तो कोई चेंज नहीं होगा, प्राइस तो जैसे तैसे बना हुआ है, ओपी का ओपी बना हुआ है, ठीक है। डिमांड इंक्रीज करे तो उस इंक्रीज को कैसे शो करेंगे, डिमांड एक नया डिमांड कर्व बना के डी, जिसका नाम देंगे D1 D1। हमारी सब डिमांड यहां से यहां पे इंक्रीज कर यहां तक आ गई, क्यों आ गई, बिकॉज ऑफ फेवरेबल चेंज इन द अदर फैक्टर। हम एक डिमांड कर्व से शिफ्ट होकर दूसरे डिमांड कर्व पे आ गए, है ना। तो इंक्रीज के केस में हमेशा क्या होगा, हम एक डिमांड कर्व से दूसरे डिमांड कर्व पे शिफ्ट होंगे, इसीलिए इसको बोलते हैं शिफ्ट इन डिमांड। क्योंकि हमेशा देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे एक ही डिमांड कर्व पे अलग अलग पॉइंट बन रहे थे। एक ही डिमांड कर्व पे अगर हम ऊपर क्यों जा रहे थे, हमने बोला अपवर्ड मूवमेंट या मूवमेंट, और हम नीचे जा रहे थे हमने क्या बोला, हमने बोला डाउनवर्ड मूवमेंट या एक्सटेंशन। एक ही डिमांड कर्व पे हम ऊपर क्यों जा रहे थे या तो हम नीचे की ओर आ रहे थे। जब एक ही डिमांड कर्व पे ऊपर नीचे मूव करेंगे तो मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, एक ही डिमांड कर्व पे ऊपर नीचे जाना, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, ठीक है। अगर हमारी एक डिमांड कर्व से नई डिमांड कर्व बन जा रही है, हम अगर राइटवर्ड शिफ्ट कर रहे हैं, है ना, ये दिस इज हम इस साइड भाग रहे हैं तो इसको क्या कहेगा, राइटवर्ड शिफ्ट। तो हमारे क्या होगा, राइटवर्ड शिफ्ट इंडिकेट क्या करता है, इंक्रीज इन डिमांड। इसलिए हम कई बार इंक्रीज इन डिमांड को राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड भी कह देते हैं। हम कई बार इंक्रीज इन डिमांड को राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड भी कह देते हैं। और अगर मैं तुमसे बात करूं डिक्रीज इन डिमांड की, तो सी व्हाट इज हैपनिंग इन केस ऑफ डिक्रीज इन डिमांड। मैं फिर से ग्राफिकल प्रेजेंटेशन तुमको दिखाता हूं। सर दी हमारी ओरिजिन, वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस, डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स एंड प्राइस। तो प्राइस तो कांस्टेंट है, उस पर कोई चेंज हो नहीं रहा है, ठीक है। ओपी कांस्टेंट बने हुए हैं। पहले हमारा नॉर्मल डिमांड कर्व कैसा था, ये था, इसको डी बोल दो। अब डिक्रीज हो गई डिमांड, डिक्रीज होकर हम कहाँ जाएंगे, हम पीछे क्यों रहेंगे, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होंगे। ये दिस वन नोन एज D1 तो हमारी डिमांड कर्व क्या हो गई, हमारी डिमांड कर्व सर लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गई। इसीलिए हम डिक्रीज इन डिमांड को कई बार क्या नाम दे देते हैं, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट इन डिमांड। कई लोग इसको राइटवर्ड भी कह देते हैं और कई लोग इसको फॉरवर्ड भी कह देते हैं। तो इसका दूसरा नाम क्या होगा, इसको कई बार कहते हैं हम लोग क्या, फॉरवर्ड शिफ्ट। कई लोग मतलब बुक्स में तुमको मिलेगा हमेशा, ठीक है, हाई लेवल की जब स्टडी करोगे तुमको ऐसा मिलेगा, इंक्रीज इन डिमांड इज ऑल्सो राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड, क्योंकि यहाँ पे डिमांड का हमेशा राइट की ओर आता है। यहाँ कई बार उसको क्या कहते हैं, फॉरवर्ड शिफ्ट इन डिमांड, ठीक है। डिक्रीज इन डिमांड इज ऑल्सो नोन व्हाट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड एंड सेवरल टाइम इट इज ऑल्सो नोन व्हाट, पता है, बैकवर्ड शिफ्ट इन डिमांड। कई बार इसको क्या कह देते हैं, कई बार इसको हम बैकवर्ड शिफ्ट इन डिमांड भी कह देते हैं। होपफुली मेरी बात यहाँ तक आप सबको क्लियर है। अब इस पूरे के पूरे टॉपिक को मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व और शिफ्ट इन डिमांड कर्व को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के बाद हम अपने मेन टॉपिक को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। व्हाट इज द मेन टॉपिक, दैट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड चेंज इन डिमांड। तो रिमेंबर दैट योर मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व इज ऑल्सो नोन एज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड and shift in demand is also known as what, change in demand. How to define change in quantity demand? I will say that when the demand of a commodity changes because of its own price, अगर commodity की demand change होती है उसके खुद के prices में change होने की वजह से, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं change in quantity demand. Always remember, अगर सर मोमेंट अलोंग डिमांड का दूसरा नाम क्या है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। क्वांटिटी डिमांड जैसा आगे मतलब समझ लीजिएगा कि प्राइस रोल प्ले कर रहा है डिमांड में। अगर प्राइस डिमांड में चेंज होने का रीज़न क्या है, प्राइस है, तो आप उसको मोमेंट अलोंग डिमांड को कह देंगे, क्या कह देंगे, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कह देंगे। और अगर डिमांड में चेंज होने का रीज़न क्या है, अदर फैक्टर हैं, तो आप उसको क्या कहेंगे, शिफ्ट डिमांड कह देंगे या चेंज इन डिमांड कह देंगे। इट्स अप टू यू। तो होपफुली हमारा जो मेन टॉपिक था आज का, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड चेंज इन डिमांड, ये आप सबको क्लियर है।